वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ₹3364 is to be divided between Pam and Sam, who are respectively 13 and 15 years old. They invest their shares at 5% per annum compounded annually. At the age of 18 years old, both receive equal amounts, so you have to find the share of each. Pam को कितना अमाउंट मिला होगा और Sam को कितना अमाउंट मिला होगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन is asking. पर्पस क्या है? स्टार्टिंग में एक सम है ₹3364 का, जो कि डिवाइड किया है बिटवीन पैम एंड सैम। पैम की एज है 13 और सैम की एज है 15। Okay. And the amount has been divided such that when they are investing their shares at 5% per annum, shares यानी कि उनका जो अमाउंट है, जो अमाउंट उनको मिला है, when they are investing that amount at 5% per annum compounded annually, at the age of 18 years old, both are receiving equal amounts. 13 years का है पैम या फिर की है, ठीक है, एट 13 years की है, तो 5 years के बाद में, आफ्टर 5 years, शी विल बी गेटिंग द अमाउंट जब 18 की हो जाएगी, 5 years के बाद में होगी। सिमिलरली सैम क्योंकि 15 years का, तो 3 years के बाद में ही विल बी 18 years। ठीक है, सो बोथ विल एज, उनका 18 years होगा। पैम का होगा 5 years के बाद में और सैम का होगा 3 years के बाद में। और पैम को 5 years तक इंटरेस्ट मिलेगा, सैम को मिलेगा 3 years तक। टोटल अमाउंट्स उनके इक्वल हैं। तो फर्स्ट के केस में, पैम के केस में मान लेते हैं अमाउंट मिला है इनिशियली पी, तो इंटरेस्ट कितना मिला है, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट आफ्टर 5 years दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल अमाउंट जो कि मिला है इंटू 1 प्लस r/100 टू द होल पावर 5, और r यहां पे है इक्वल टू 5%। तो दिस विल बी 1 प्लस 5/100 टू द पावर 5। सिमिलरली सैम के केस में अगर इनिशियल अमाउंट s है, तो इंटरेस्ट मिला होगा 3 years का, टोटल अमाउंट हो जाएगा s इंटू 1 प्लस 5/100 का होल क्यूब, एंड दीज टू शुड बी इक्वल। और बेसिकली 5% हमारा इंटरेस्ट कितना है, 5% विच इज 1/20, यानी कि अमाउंट हमारा एक ईयर में 20 से हो जाएगा 21। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख सकते थे कि P इंटू 21/20 टू द होल पावर 5, एंड दैट शुड बी इक्वल टू S इंटू 21/20 का होल क्यूब। ओके, पावर 5 इज नथिंग बट 3+2, भाई 5 को हम लिख सकते हैं 3+2। तो दोनों साइड से पावर 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ पावर 2। इफेक्टिवली हमारा आ जाएगा एक्सप्रेशन कि P इंटू 21/20 का होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू S, एंड हेंस P और S का रेशियो आ जाएगा 20/21 का होल स्क्वायर, 20/21 का होल स्क्वायर विच इज 400/441। तो इफ टोटल अमाउंट वॉज P प्लस S 841 रुपीज होता, तो 400 रुपीज मिला होता P को और S को मिला होता 441 रुपीज। बट टोटल अमाउंट हमारा 841 तो है नहीं, टोटल अमाउंट 841 यूनिट्स तो है नहीं, मतलब यूनिट्स तो होगा 841, बट 841 रुपीज नहीं है। एक्चुअल अमाउंट हमारा है 3364, विच इंप्लाइज की 4 टाइम्स है एग्जैक्टली, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 रुपीज। अगर 1 यूनिट इक्वल टू 4 रुपीज है, तो शेयर ऑफ P आ जाएगा, P का शेयर आ जाएगा 400 यूनिट्स है, तो 400 इंटू 4 1600 रुपीज, और S का शेयर आ जाएगा 441 इंटू 4 दैट इज 1764 रुपीज। तो दीज विल बी शेयर्स ऑफ P एंड S। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, बेसिकली इन एनी सच क्वेश्चन स्टार्ट हमें करना है, तो स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है कि पैम की एज है 13 ईयर्स और सैम की एज है 15 ईयर्स, यानी कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 2 ईयर्स का एज में, 2 ईयर्स का एज में डिफरेंस है। और दोनों को जो अमाउंट मिल रहा है वो तब मिल रहा है व्हेन दे आर 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जो स्टार्टिंग है वो डिफरेंट है, दोनों की एज डिफरेंट है, बट एंड में सेम है, एंड की स्टोरी सेम है, एंड में डिफरेंस नहीं है। एंड में दोनों को अमाउंट जो मिलेगा वो 18 ईयर्स का एज होने पे ही मिलेगा। तो पैम को इंटरेस्ट मिला होगा 5 ईयर्स के लिए और सैम को मिला होगा 3 ईयर्स के लिए। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो स्ट्रेट अवे हम कह सकते हैं, क्योंकि टोटल अमाउंट के लिए हम क्या कहते हैं 1 प्लस r/100 टू द होल पावर n। तो डिफरेंस जो है हमारा वही क्रूशल है, और डिफरेंस है 2 ईयर्स का, तो स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं कि पैम को जो अमाउंट मिला है वो 2 ईयर्स उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, सो दैट विल बी P इंटू 1 प्लस r/100 टू द होल स्क्वायर, एंड दैट मस्ट बी द अमाउंट जो कि S को मिला होगा, क्योंकि अल्टीमेटली कटकुटा के बनने तो यही वाला है नहीं? ठीक है, और यहाँ भी 1 प्लस r/100 यानी कि 1/20 का इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 21/20 हो जाएगा, तो P 21/20 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू S। तो डायरेक्टली हम ये इक्वेशन अपनी लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन हमने समझ के लिखी है, डायरेक्टली पहला स्टेप ही हम इस बात को लिख सकते हैं। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? और खट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सेकंड्स में। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में। क्लियर है बात? ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹9261 ड्यू 3 years hence at 5% per annum compounded annually। तो प्रेजेंट वर्थ क्या होगी ₹9261 की, जो कि 3 years बाद में ड्यू है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि एक अमाउंट जो कि प्रेजेंट का वैल्यू हमें नहीं गिवन है, हमें गिवन है वैल्यू फ्यूचर का, फ्यूचर वैल्यू गिवन है, और फ्यूचर वैल्यू गिवन है हमारा दैट इज 9261 रुपीज, और प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है उसकी। और फ्यूचर में भी कब की वैल्यू गिवन है, आफ्टर 3 years, 3 years हेंस यानी कि आफ्टर 3 years, 3 years बाद जो अमाउंट होगा हमारा दैट विल बी 9261। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, और 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, 5% यानी कि 1/20 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर सिर्फ एक ईयर की बात होती तो एक ईयर में हमारा प्रिंसिपल 20 से 21 हो जाएगा 5% से, बट कितने टाइम पीरियड की बात है, 3 years की बात कर रहा है, और कंपाउंडिंग एनुअल है। तो 20 क्यूब अगर हमारा अमाउंट होगा इनिशियली, तो दैट विल बिकम 21 का होल क्यूब, एंड 20 क्यूब इज 8000 रुपीज, और 8000 रुपीज हमारा बन जाएगा 9261 कब, आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years। और एक्जैक्टली यही वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया ही है, तो यानी कि हमारा जो इनिशियल वैल्यू है दैट विल बी 8000 ओनली, ऑप्शन सी। अदरवाइज फिर रेशियो से सॉल्व कर लेते, क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो गया। तो प्रेजेंट वर्थ निकालना भी आसान है, जैसे कि फ्यूचर वर्थ निकाल रहे हैं, तो फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू भी हम रिवर्स करके निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। बेसिकली ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, बस इस टर्म से कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अमाउंट हमारा जो कि ड्यू है आफ्टर 3 years, यानी कि 3 years में टोटल अमाउंट हमारा बन जा रहा है 9261, उसकी प्रेजेंट वर्थ क्या होगी, लोन लिया है तब भी और डिपॉजिट किया है तब भी। ठीक है, क्योंकि ये लोन की लैंग्वेज में बात कर रहा है। अगर लोन तुमने इनिशियली एक अमाउंट का लिया है, 3 years के बाद में तुम्हें 9261 पे करना है, तो अभी लोन कितने अमाउंट का लिया होगा, तो अभी हम लोन तुमने 8000 का लिया होगा, दैट इज हाउ 9261 वो बन जाएगा, दैट विल बी द ड्यू अमाउंट आफ्टर 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमल डिपॉजिट्स ₹46,000 for 11 years in ABC Bank at 6% interest per annum compounded annually, and Kamal also deposits some amount in ABC Bank at the same rate of compound interest and then withdraws the entire amount received at the end of 9 years and deposits it in PQR Bank at 7.5% per annum simple interest. If the amount received by both at the end of 11 years are same, then find the initial deposit made by Kamal. Very important question, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सिमिलर क्वेश्चन कैट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। पहले लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा टाइम लो। ठीक है, टेक योर टाइम, ट्राई टू अटेम्प्ट इट योरसेल्फ। लैंग्वेज को समझ के इक्वेशन बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे, विमल ने डिपॉजिट किया 11 years के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% और कंपाउंडिंग हो रहा है एनुअल। तो टोटल अमाउंट विमल का कितना हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट तो 46,000 है, इनिशियल अमाउंट 46,000 है, तो टोटल अमाउंट आफ्टर 11 years विल बी 46,000 इंटू 6% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो 106/100, 1 + 6/100 यानी 106/100 टू द होल पावर 11 आ जाएगा। दिस विल बी टोटल अमाउंट आफ्टर 11 years, कंपाउंडिंग एनुअल है तो, इन केस ऑफ विमल। ठीक, कमल की बात करें तो कमल ने डिपॉजिट किया है सम अमाउंट, सेम नहीं है, सम है, ये ध्यान देना है। ठीक है, सेम नहीं है, सम अमाउंट इन एबीसी बैंक एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा सेम है, एंड देन विड्रॉज द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 9 years। तो जो अमाउंट उसने जमा किया है कमल ने, पता नहीं हमको कितना जमा किया है, लेट अस से पी अमाउंट जमा किया है, पी प्रिंसिपल जमा किया है, तो 9 years का इंटरेस्ट मिलेगा उसको। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 9 years विल बी 106/100 टू द पावर 9। तो अभी तक ये जो क्वेश्चन है, सिर्फ अभी तक अगर पढ़ो तो सिमिलर है जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन जैसा 13 years 15 years वाला। डिफरेंस कितना है, 2 years का। वैसे यहाँ पे भी मामला बन रहा है, 11 years का इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ पे 9 years का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2 years का आ रहा है। अगर क्वेश्चन इतना ही होता तो यहाँ पे, क्या बात समझ पा रहे हो। ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन इसके बाद स्टार्ट होता है। बट ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लास्ट में कैंसिल आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब जो अमाउंट बन गया है, यानी कि दिस अमाउंट, कमल विड्रॉज दिस अमाउंट, और विड्रॉ करने के बाद में डिपॉजिट कर रहा है इस अमाउंट को पीक्यूआर बैंक में, डिफरेंट बैंक में। तो अब जब इस अमाउंट को विड्रॉ करके दूसरे बैंक में डिपॉजिट करेगा, सो दिस विल बिकम प्रिंसिपल, तो दिस विल बी प्रिंसिपल फॉर पीक्यूआर बैंक। क्या ये बात समझ में आ रही है। वैसे भी अगर बैंक नहीं चेंज होता है और इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया होता, लेट अस से, और या फिर कंपाउंड से प्रिंसिपल सिंपल पे इंटरेस्ट पे आ गए होते हम, तब भी ये अमाउंट हमारा प्रिंसिपल हो जाता, क्योंकि टोटल अमाउंट जो हमारा बन रहा है कंपाउंड से, वो अल्टीमेटली हर ईयर प्रिंसिपल चेंज होता रहता है। तो फाइनली हमारा प्रिंसिपल जो है वो टोटल अमाउंट होगा, सिंपल इंटरेस्ट अगर सेम बैंक में भी रहता तब भी ये हमारा प्रिंसिपल रहता फॉर फर्दर ईयर्स, फॉर द अपकमिंग ईयर्स। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 7.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड द अमाउंट्स रिसीव्ड बाय बोथ ऑफ देम एट द एंड ऑफ 11 years आर सेम।
यानी कि अब कमल ने 2 साल के लिए इसको पीक्यूआर बैंक में डिपॉजिट किया है, 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया है पीक्यूआर बैंक में, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 7.5% का हर साल मिलेगा। तो प्रिंसिपल अगर हमारा 100 है और 7.5 का इंटरेस्ट मिल रहा है एक ईयर में, तो 2 ईयर्स में मिलेगा 7.5 इंटू 2, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा कितना? 100 प्लस 15, 115 हो जाएगा। अगर अमाउंट हमारा 100 था तो 115 हो जाएगा, यानी कि अमाउंट बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? जो अमाउंट हमारा इनिशियली था 100 था, और आफ्टर इंटरेस्ट दिस विल बी 115। ठीक है, तो यानी कि हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशियो क्या आ रहा है? ये 20:23 आ रहा है, यानी कि अमाउंट हमारा ये जो है, दिस प्रिंसिपल दिस विल बिकम 23/20 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। क्या ये पार्ट क्लियर है? एंड दीज टू शुड बी इक्वल। क्या ये इक्वेशन समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में कुछ चीजें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पावर 9 आ रहा है, इसको काट दोगे स्ट्रेट अवे तो यहाँ पे पावर 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 11 माइनस 9 यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ पे पावर हो जाएगा 2, स्क्वायर हो गया। और क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 46,000 था, तो 23 से सीधे से जा रहा है, 2,000 रह जाएगा यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब चाहे तो 106 का स्क्वायर निकाल के अप्लाई करो, ठीक है, चाहे तो 106 का स्क्वायर निकाल के अप्लाई करो, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि 6% इंटरेस्ट मिल रहा है तुमको 2 ईयर्स में कॉन्सेक्यूटिवली, तो नेट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अगर 6% मिल रहा है 2 ईयर्स, तो 6 + 6 प्लस 36/100, यानी कि 12.36% इंटरेस्ट मिलेगा। इजंट इट सो? ठीक है, या तो 106 का स्क्वायर कर लोगे तो भी वही सेम चीज है, 11236 आ जाएगा वहां पे। तो 12.36% अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, टोटल अमाउंट हमारा अगर 100 था इनिशियली, तो दैट विल बी 112.36, यानी कि इफेक्टिवली हमारा इक्वेशन आ जाएगा 2000 तो आ ही गया, 2000 मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी 112.36/100, ठीक है, और या फिर स्क्वायर किया था तो 11236/10,000, एक ही बात है। एंड दैट विल बी इक्वल टू P/20। ओके, क्लियर है? अब ये 3 जीरो से अपने 3 जीरो चले जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो चला जाएगा, तो नाउ P विल बी बिकमिंग 4 इंटू 11236। तो अमाउंट डिपॉजिटेड बाई कमल दैट विल बी इक्वल टू कितना आ गया ये? दिस इज 44,944 रुपीज, 44,944 रुपीज, दैट विल बी अवर आंसर, ऑप्शन डी। बढ़िया सवाल था, क्या समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग a man borrowed a sum of rupees 3,000 from bank at 30% per annum compounded annually. He pays back rupees 1,000 at the end of first year and also at the end of second year. How much amount he will have to pay at the end of third year to clear his dues? तो बोरो किया है 3,000 रुपीज, 30% इंटरेस्ट लग रहा है, बट हर ईयर के एंड में ही इज पेइंग बैक रुपीज 1,000 रुपीज हर ईयर के एंड में पे बैक कर रहा है। तो जैसे ही 1,000 पे कर देगा तो हमारा टोटल अमाउंट डिक्रीज कर रहा है उससे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि टोटल अमाउंट 3 ईयर्स में निकाल लें और फिर लास्ट में 2,000 सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि चीज़ें गलत हो जाएंगी। फिर इसलिए गलत हो जाएंगी बिकॉज अगर 1,000 हमारा फर्स्ट ईयर के एंड में वो पे बैक कर दे रहा है, तो देन इन द सेकेंड ईयर हिज इंटरेस्ट रेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। तो हर ईयर में हमें ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, देन एंड देयर करना पड़ेगा, लास्ट में नहीं कर सकते। क्या बात समझ पा रहे हो? ठीक है, देन एंड देयर हमें वहां पे ही ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो सॉल्व करते हैं। 3,000 का अमाउंट बोरो किया था ईयर 0 में, ठीक है, स्टार्ट में बोरो किया था, और फिर 1 ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट लगेगा इस पर, कितना इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा? 30%, 30% विच इज 3/10, यानी कि 900 इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। अमाउंट ड्यू बन जाएगा 3,900 एंड ऑफ ईयर 1, अमाउंट ड्यू बन जाएगा 3,900, बट एंड ऑफ ईयर 1 में ही इज पेइंग रुपीज 1,000, रुपीज 1,000 वो पे कर देगा, अमाउंट ड्यू विल बी 2,900। ओके, अब इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब इतना इस पे इंटरेस्ट एड अप हो जाएगा, ठीक है, कितना? 30%, तो 30% ऑफ 2,900 विल बी 870, 10% है 290, 30% हो जाएगा 870, अमाउंट विल बी 3,770 रुपीज, एंड देन दिस इज अमाउंट ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2, एंड ही विल बी पेइंग 1,000 रुपीज, अगेन 1,000 पे कर देगा, तो अमाउंट ड्यू बच जाएगा 2,770 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, and then interest will be calculated on this amount 2,770. For the third year, amount will be 30% of this value,
तो 10% है 277, 30% आ जाएगा 810 प्लस 21 831। तो टोटल अमाउंट ड्यू आ जाएगा 2770 प्लस 831 2700 प्लस 800 3500 प्लस 101 3601 रुपीज विल बी द टोटल अमाउंट ड्यू। इज दैट क्लियर? 3601 रुपीज विल बी द टोटल अमाउंट ड्यू, जिसको कि पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर टू क्लियर हिज ड्यूज, टू क्लियर हिज ड्यूज। इज दैट पार्ट क्लियर? ओके, क्या ये बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a man borrowed some loan from a bank at the rate of 8% compound interest per annum and repaid the whole amount of the loan by paying rupees 50,000, rupees 62,640 at the end of the first year and second year respectively. तो sum of the loan क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ द लोन क्या होगा? बोरो किया है कुछ इनिशियल अमाउंट, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम लग रहा है, एंड ही रिपेड द होल अमाउंट बाई पेइंग रुपीज 50,000। फर्स्ट ईयर में पे किया है रुपीज 50,000, सेकेंड ईयर में पे किया है रुपीज 62,640। तो टोटल पेमेंट कितना किया है? टोटल पेमेंट कितना किया है? दैट इज 50,000 प्लस 62,640। ठीक है, ये बेसिकली हमें कैलकुलेट नहीं करना है अलग से, बट अप्रोक्सीमेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो दिस इज 112,640 रुपीज, यानी कि 1,12,640 रुपीज इज द टोटल पेमेंट। अब एक बात बताओ कि अगर हमारा टोटल पेमेंट जो लोन का हुआ है इंटरेस्ट को इंक्लूड करके, दिस इंक्लूड्स द इनिशियल लोन प्लस इंटरेस्ट, एंड इवन दैट टोटल अमाउंट इज 1,12,640। तो अगर 1,12,640 हमारा अमाउंट है, 8% हमारा एक ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कंपाउंडिंग हो रहा है, तो क्या यहाँ से एक बात समझ में आती है कि अगर हम ये टोटल अमाउंट देखें, इनिशियल अमाउंट डेफिनेटली से छोटा होगा, डेफिनेटली विल बी लेस देन दैट, और टोटल 2 ईयर्स हम ले रहे हैं, तो 8% भी अगर हम इंटरेस्ट मान लें कि 2 साल में ही 8% हमारा लग रहा है, ठीक है, एक्चुअल में भाई कुछ पार्ट जो पे कर दिया पहले साल, उसमें सेकंड ईयर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम 8% भी कैलकुलेट करो, ऑलमोस्ट 8,000 से ज्यादा वैल्यू आएगा 1 ईयर का, तो हमारा आंसर किसी भी हालत में ऑप्शन सी या डी नहीं हो सकता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे, लेकिन मान लो कि अमाउंट अगर 1,10,000 लिया होता और उस पर सिर्फ 1 ईयर का भी इंटरेस्ट ड्यू होता, 1 ईयर का भी इंटरेस्ट लेने के बाद में 1 ईयर के एंड में भी हम चेकआउट करते, तो 1,10,000 प्लस 8,800 टोटल हमारा अमाउंट होता 1,18,800 रुपीज 1,10,000 पे ड्यू बन जाता। इतने कम से काम नहीं चलता, इतने से पेमेंट हमारा नहीं हो पाता। सिमिलरली सेम लॉजिक फॉर ऑप्शन सी, तो सी या फिर डी तो आंसर हो ही नहीं सकता है अपना। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो कुछ ऑप्शंस अगर हम एलिमिनेट कर सकें तो हमेशा कोशिश करना चाहिए, वी शुड बी फोकसिंग ऑन एलिमिनेटिंग दोज ऑप्शंस इफ पॉसिबल विद एज लेस कैलकुलेशन एज पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि 1,12,000 के अप्रॉक्स आ रहा है, सो आंसर शुड नॉट बी ऑप्शन सी और डी, दैट इज फॉर श्योर। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसको प्रॉपर्ली, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमें रिवर्स सॉल्व करना पड़ेगा, रिवर्स में सॉल्व करना पड़ेगा। इनिशियल अमाउंट कुछ रहा होगा, ठीक है, फिर इनिशियल अमाउंट पे इंटरेस्ट बना 8% का, टोटल अमाउंट हुआ, फिर 50,000 उसमें से पे कर दिया, जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे कितना पे किया? 62,640 फाइनली एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो एंड ऑफ द सेकंड ईयर में पे किया है, अमाउंट पेड इज 62,640 और 8% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 2/25, 8% यानी कि 2/25 है। तो अगर प्रिंसिपल हमारा 25 होगा, लोन 25 होगा, तो आफ्टर 1 ईयर दिस विल बिकम 27, आफ्टर 1 ईयर 27 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो एक बार एक सेकंड थोड़ा सा बेटर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो इनिशियली अगर हमारा लोन पेमेंट, अगर लोन लिया होगा 25 रुपीज का, तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट ड्यू विल बी 27 रुपीज, अमाउंट ड्यू आफ्टर 1 ईयर दैट विल बी 27 रुपीज। ठीक है, 25 यूनिट्स लिया होगा, 27 बन जाएगा, और फिर इसमें से पे कर दिया है 50,000 हैज बीन पेड, एंड आफ्टर पेइंग 50,000 अब जो अमाउंट बचा है दैट अमाउंट इज द रिमेनिंग लोन, और उस पे एक ईयर का इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होगा, तो यानी कि वो हमारा अमाउंट भी 25 से 27 बन जाएगा, और फिर 27 लास्ट में पे किया है रुपीज 62,640, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 27 यूनिट्स। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, फर्स्ट ईयर में अगर हमारा अमाउंट 25 यूनिट्स था इनिशियली, 25 यूनिट्स का हमने लोन लिया था, तो 25 यूनिट्स हमारा बन जाएगा 27 यूनिट्स। ओके, ठीक है, 25 यूनिट्स बन जाएगा 27 यूनिट्स। ऐसे समझो कि लेटर से 100 रुपीज का लोन लिया है इनिशियली, तो 8% का इंटरेस्ट मिला, तो 100 प्लस 8 108 रुपीज हो जाएगा।
108 रुपीज़ हो जाएगा। अब मान लो 58 रुपीज़ पे कर दिया इसमें से, फर्स्ट ईयर के एंड में 58 रुपीज़ हैज़ बीन पेड। इफ 58 हैज़ बीन पेड, रिमेनिंग अमाउंट इज 50 रुपीज़। अब इस 50 रुपीज़ पे 8% इंटरेस्ट लगेगा एंड 8% विल बी 4 रुपीज़ ओनली। तो टोटल अमाउंट ड्यू विल बी 54 रुपीज़, जो कि सेकंड ईयर के एंड में पे करके अमाउंट हमारा खत्म हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे हो रहा है, हमें लास्ट वाले वैल्यू गिवन है 54 रुपीज़ की बजाय हमारा अमाउंट कितना है 62640, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 27 यूनिट्स। ठीक है, 27 यूनिट्स से अगर 62640 है, 27 से इसको सिंप्लीफाई करो, 27 2 जार 54, फिर बचा 86, 3 जार 81, 2320, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2320 रुपीज़। तो यहाँ से 25 यूनिट्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यानी कि अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर पेइंग 50,000 उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट विल बी 25 यूनिट्स, 25 इंटू 2320 कितना आ जाएगा, 0 आ गया, 25 इंटू 250, 0 आया, 5 बच गया, और 75 प्लस 5 80 का 0 आ गया, 8 बच गया, 58,000 रुपीज़ हमारा अमाउंट आ गया। तो 58,000 इज द अमाउंट आफ्टर पेइंग 50,000, आफ्टर पेइंग 50,000। तो 58,000 में 50,000 भी ऐड करोगे तो दिस 27 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर दिस विल बी 58,000 प्लस 50,000, टोटल विल बी 1,08,000 एंड दैट इज इक्वल 27 यूनिट्स। 27 से जाएगा 4 टाइम्स, तो 4,000 आ गया, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 4,000, 25 यूनिट्स आ जाएगा, 25 इंटू 4,000 एंड दैट इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। आंसर विल बी 1 लाख रुपीज़, ऑप्शन बी। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रॉपर्टी डीलर बॉट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा अपने एंड पे इसको टाइम दो, ठीक है, टाइम दो, सॉल्व करने की कोशिश करो अपने एंड पे क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा, उसके बाद में सॉल्यूशन चेकआउट करो। A property dealer bought a rectangular plot in Jaunpur 2 years ago at the rate of rupees 10,000 per square meter. एक प्रॉपर्टी डीलर ने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट परचेज किया इन जौनपुर 2 years ago at the rate of rupees 10,000 per square meter. The cost of the plot increases by 10% in every 2 years. Cost is increasing by 10% in every 2 years and the worth of a rupee falls down at a rate of 5% every 3 years. तो 10% से हर 2 years में हमारा कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है प्लॉट का, बट वर्थ ऑफ अ रुपी फॉल्स डाउन एट ए रेट ऑफ 5% एवरी 3 years. सो व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द प्लॉट पर स्क्वायर मीटर 4 years हेंस? ऐसे समझो कि अगर 100 रुपीज़ का परचेज किया था, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए हम कैलकुलेशन अपना डिफरेंट रखते हैं, 100 रुपीज़ का परचेज किया था और इफ दैट इज इंक्रीजिंग बाई 20 रुपीज़ तो 120 हो जाएगा। 20 रुपीज़ से 1 year में इंक्रीज कर रहा है, तो 120 रुपीज़ का हो गया प्लॉट आफ्टर 1 year। बट द प्रॉब्लम इज कि इस 1 year में हमारा 1 रुपी का वर्थ भी डिक्रीज कर रहा है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि पहले जो 100 रुपीज़ का वैल्यू था, अगर ये मान लो वैल्यू इंक्रीज ना भी हुआ होता, तो पहले जो वैल्यू 100 रुपीज़ का था अब वो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, एंड दैट इज डिक्रीजिंग लेट अस से बाई 5%। 5% से वर्थ डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो 100 रुपीज़ का प्लॉट हमारा 120 का तो हो गया, तो उसमें इंक्रीमेंट आया है, बट प्रॉब्लम इज कि 5% से हमारा वर्थ भी डिक्रीज कर रहा है। तो 5% ऑफ 120 कितना आ जाएगा? 120 का 5% विल बी 10% एट 12, 5% होगा 6, तो 6 से हमारा वर्थ डिक्रीज कर जाएगा। सो इफेक्टिवली अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा? 114 रुपीज़, यानी कि 20% से इंक्रीज तो किया 1 year में कॉस्ट ऑफ द प्लॉट, बट द प्रॉब्लम इज वर्थ ऑफ अ रुपी हैज डिक्रीज्ड, सो दैट इज वाई 100 रुपीज़ का प्लॉट हमारा 114 का ही हुआ इन एक्चुअलिटी। यानी कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द प्लॉट हमारा कितना हुआ? अप्रॉक्सीमेट का एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द प्लॉट कितना हुआ? 100 रुपीज़ से 114 हो गया। इंक्रीमेंट जो आया है 14% का आया, क्योंकि 20% का आया बट 5% का डिक्रीज हो गया। तो क्या यहाँ पे एग्जैक्टली हमें ये बात नहीं समझ में आ रही कि पहले हमने 20% से इंक्रीज किया वैल्यू को और फिर उस पर 5% डिक्रीज कर दिया? सक्सेसिव चेंज ही तो हो गया ये। सक्सेसिव चेंज हुआ किसका? सक्सेसिव चेंज ऑफ इंक्रीज इन द प्लॉट, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट एंड देन फॉल इन द वर्थ ऑफ द रुपी। तो दोनों सक्सेसिव चेंज ही तो है। नेट में चेंज कितना आया? +20 -5 -20 इंटू 5 डिवाइड बाई 100 और इफेक्टिवली दैट इज नथिंग बट 14% ओनली, 14% ओनली। बट ये तब हुआ जबकि हमारा दोनों के लिए टाइम पीरियड सेम था। एक ईयर में हमारा 20 रुपीज़ से इंक्रीज कर रहा था, 20% से इंक्रीज कर रहा था, और उसी सेम ईयर में उतना ही टाइम पीरियड में हमारा 5% से वर्थ भी डिक्रीज कर रहा था। बट हमारा जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसमें ऐसा नहीं है। प्रेजेंट क्वेश्चन है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्रेजेंट क्वेश्चन जो हमारा है वहाँ पे बातें थोड़ी सी अलग है, वहाँ पे मामला डिफरेंट है। वहाँ पे क्या हो रहा है कि 10% से हर 2 years में हमारा कॉस्ट ऑफ द प्लॉट इज इंक्रीजिंग, बट
वर्थ ऑफ रुपीज फॉलिंग डाउन बाई 5% इन एवरी 3 years। तो सेम टाइम पीरियड यहाँ पे नहीं है। ओके, कैसे करेंगे? बहुत टिपिकल बन जाएगा ऐसे तो ये क्वेश्चन, है कि नहीं? ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इनिशियल अमाउंट है हमारा 10,000 का। 4 years के बाद में क्या अमाउंट होगा ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऑलरेडी हमारा जो 10,000 ने परचेज किया है दैट हैज बीन परचेज्ड 2 years ago। तो 2 years ago द इट हैज बीन परचेज्ड। ठीक है, सो -2 years एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू आफ्टर 4 years। आफ्टर 4 years फ्रॉम प्रेजेंट। तो प्रेजेंट से 2 years पहले परचेज किया था, 4 years बाद में पूछ रहा है। टोटल 6 years का गैप है, टोटल 6 years का गैप है। तो इन दो 6 years कॉस्ट ऑफ द प्लॉट विल बी इंक्रीजिंग बाई 10% इन एवरी 2 years। तो कितनी बार इंक्रीज करेगा? 3 times इट विल बी इंक्रीजिंग, क्योंकि 2 years में 10% इंक्रीज कर रहा है। 2 years हमारे 3 times होंगे 6 years में, 2 years into 3 यानी कि 3 times इंक्रीज करेगा 10% से। और 10% इज 1/10, यानी कि प्लॉट का वैल्यू हो जाता 11/10 टू द होल क्यूब। ठीक है, 6 years में, isn't it so? अगर कोई भी वर्थ ऑफ रुपी डिक्रीज नहीं करता तो हमारा ये वैल्यू हो जाता। बट वर्थ ऑफ रुपीज ऑल्सो डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% इन एवरी 3 years। तो ये जो टोटल अमाउंट हमारा तब होता है जबकि वर्थ ऑफ रुपी डिक्रीज नहीं करता, बट डिक्रीज कर रहा है और 5% से डिक्रीज कर रहा है, यानी कि अमाउंट हमारा क्या हो जा रहा है? 5%, यानी कि 1/20 से डिक्रीज कर रहा है। तो अगर 20 रुपीज हमारा था आज की डेट में कोई अमाउंट, तो 3 years के बाद में दैट विल बी 19 ओनली, बिकॉज 5% से डिक्रीज कर जाएगा। तो 19/20 हो जाएगा इन 3 years, बट टोटल टाइम पीरियड हमारा है 6 years का। 6 years का टोटल टाइम पीरियड, यानी कि दिस विल बी 19/20 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years। 6 years में 19/20 का होल स्क्वायर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्लॉट। तो दिस शुड बी द आंसर। वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। क्या ये पार्ट क्लियर है कि वी हैव टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू? ओके, क्लियर? कोई दिक्कत? तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10,000 इंटू 11 का क्यूब इज 1331 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 19 का स्क्वायर, 19 स्क्वायर इज 361 डिवाइड बाई 400। तो 3 जीरो से 3 जीरोस गए, इस एक जीरो से ये एक जीरो गया। नाउ दिस इज 1331 इंटू 361 बाई 40। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए और ऑप्शंस हमारे काफ़ी दूर दूर हैं, ऑप्शंस में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो अगर हम इस 361 को 360 कर दें तो कोई प्रॉब्लम है उसमें? अगर हम 361 को 360 एज्यूम कर लें, कितना डिक्रीज कर रहे हैं हम? 1 का डिक्रीज कर रहे हैं 360 में से, कोई प्रॉब्लम आएगा उससे? क्या आंसर में फर्क पड़ेगा? भाई यहाँ पे ऑप्शंस हमारे सफिशिएंटली दूर दूर है। एक ऑप्शन है 1,12,000, 11,600, 10,500, 9,900, तो देयर इज अ सफिशिएंट डिफरेंस। तो हम 361 को 360 एज्यूम कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। और लास्ट में जब आंसर करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा वैल्यू आएगा यहाँ से, जो हमारा आंसर निकलेगा इसकी वजह से, एक्चुअल आंसर शुड बी स्लाइटली ग्रेटर, थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए उससे। Isn't it so? ठीक है, सो दिस इज 9 times 1331 इंटू 9, तो वैल्यू आ जाएगा 9 आ गया, 9 1 9, 9 3 27, 7 आ गया, 2 बचा, 27 और 2 29, 9 आ गया, 2 बचा, 9 और 2 11,979। दिस इज द वैल्यू। और एक्चुअल आंसर शुड बी ग्रेटर देन 11979। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहा है? एक्चुअल आंसर हमारा 11979 से ज्यादा बड़ा होगा तो डेफिनेटली ऑप्शन डी आंसर आएगा। कितना ज्यादा बड़ा होगा? हमने कितना डिक्रीज किया? 361 में सिर्फ और सिर्फ हमने 1 का डिक्रीज किया है। Isn't it so? तो हमें 1/361 ऐड करना पड़ेगा। तो और हमें अप्रोक्सीमेट अगर करना है तो 1/361 हमें ऐड करना पड़ेगा इस अमाउंट में। ठीक है, सॉरी 1/360 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 360 के लिए वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 1 यूनिट के लिए वैल्यू निकालना है, तो 1/360 और ऐड करना पड़ेगा। कितना आएगा 1/360? तो दैट विल बी 11979 बाई 360। तो 360 से कितना जाएगा? ये जा रहा है ऑलमोस्ट 30 टाइम्स, 30 से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू आएगा तो प्लस 30 मान लो। रफली दिस विल बी 12009, यानी कि 12,010 या 11 के आसपास का वैल्यू आएगा ये। अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए तो 12,010 या 11 के आसपास का वैल्यू आएगा। इज दैट पार्ट क्लियर? क्या ये कैलकुलेशन समझ में आती है? ठीक है, सो दिस इज वन वे टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने का एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी सीखते हैं, बिकॉज किसी क्वेश्चन में उस दूसरे तरीके की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो वो दूसरा तरीका ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो समझ में आना चाहिए। उसको सीखते हैं, कैसे करेंगे। थोड़ा सा पहले जगह यहाँ पे बना लेते हैं, अननेसेसरी चीज़ों को स्टफ आउट कर देते हैं। ओके,
देखो सेकंड मेथड में हमें क्या करना है, ऑब्जर्व दीज वैल्यूज, ठीक है। 10% से हर 2 ईयर्स में अमाउंट हमारा इंक्रीज कर रहा है और 5% से हर 3 ईयर्स में अमाउंट डिक्रीज कर रहा है। तो 3 टाइम्स वी विल बी इंक्रीजिंग द अमाउंट बाई 10% बिकॉज हर 2 ईयर्स में इंक्रीज कर रहा है, एंड 2 टाइम्स वी विल बी डिक्रीजिंग द टोटल अमाउंट बाय 5%, ठीक है। सो वी कैन से कि अगर हम 2 बार सक्सेसिव चेंज ले लें 10% का, ऐसे समझो कि 10% से इंक्रीज किया, 5% से डिक्रीज किया, दो का एक पेयर बना लिया। सिमिलरली एक और पेयर बना लो, 10% से इंक्रीज किया और 5% से डिक्रीज किया, और लास्टली हमारा बच जाएगा एक बार का 10% का इंक्रीज, ठीक है। ये 3 वैल्यूज हमारी रह गई। अब 10% के इंक्रीज और 5% के डिक्रीज का नेट चेंज निकाल लो, नेट चेंज निकाल लो तो कितना आएगा, 10% से इंक्रीज किया है +10 -5 -50/100, तो बेसिकली इंक्रीज आया 4.5% का, 4.5% का। तो हमारे अब नेट में मामला बन गया, 4.5% से इंक्रीज किया, फिर से एक बार 4.5% से इंक्रीज किया, एंड देन एंड में 10% से इंक्रीज किया। तो दिस इज लाइक कि एक हमारा अमाउंट हमने बैंक में डिपॉजिट किया, फर्स्ट ईयर में हमें इंटरेस्ट मिला 4.5% का, सेकंड ईयर में इंटरेस्ट मिला 4.5% का, और थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिला हमें 10% का, एंड ऑल दीज इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड एनुअली। अगर ये बात समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ऐसे तो कैलकुलेट हमने करना सीख ही लिया है, बट अगर ये बात समझ जाओगे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो बेसिकली हमें 3 ईयर्स के बाद में टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला है 4.5% का, सेकंड ईयर में मिला है 4.5% और थर्ड ईयर में मिला है 10%। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज कंपाउंडिंग हो रहा है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज कंपाउंडिंग हो रहा है। तुम कोई भी ऑर्डर रख सकते हो, और कभी भी हमें कैलकुलेशन करना है ट्री मेथड से कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन में लास्ट के लिए सबसे सिंपल वैल्यू रखेंगे, क्योंकि जितना हम आगे के ईयर्स में जाते जाएंगे उतना ही कैलकुलेशन हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा। तो इनिशियल ईयर्स में कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो चलेगा, बट लास्ट के ईयर्स में कैलकुलेशन 10%, 20%, 30% टाइप के वैल्यूज को लास्ट के लिए रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ईयर के कैलकुलेट करते हैं। 10,000 हमारा है इनिशियल अमाउंट, ओके। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4.5%, 1% है 100 रुपीज, 4.5% आ जाएगा 450। ईयर 1 में मिल गया 4.5%, ईयर 2 में भी मिलेगा हमको 4.5%, तो 4.5% ऑफ 10,000 विल बी 450 ओनली, बट इस 450 का भी 4.5% मिलेगा, एंड दैट वैल्यू विल बी 450 का 4.5% कितना है, 1% है 4.5, तो 4.5 इंटू 4.5, 4.5 का होल स्क्वायर 20.25 विल बी द वैल्यू। नाउ इन ईयर 3 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, 10,000 का 10% विल बी 1,000, 450 प्लस 450 900 का 10% आ जाएगा 90, और 20.25 का 10% आ जाएगा 2.025। अब इन सारी वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, तो दिस इज 450 प्लस 450 900 1900 1900 प्लस 90 प्लस 20 110 प्लस 2 112.275। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारा कितना कैलकुलेट हो गया, 1900 112, यानी कि दिस इज 10,000 प्लस 900 प्लस 100 2000, 12,000 12.275 रुपीज। दिस इज द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्या ये बात समझ पा रहे हो कि एक मुश्किल सा कैलकुलेशन था हमारे लिए, हमने उसको अपने लिए कैसे आसान बनाया, क्या ये बात समझ पा रहे हो। तो अगर हम चीजें सीख जाते हैं एक बार अच्छे से, तो चीजें हमारे लिए कितनी आसान हो जाती है, कई बार मुश्किल कैलकुलेशन में हमारे लिए कितने ईजी हो जाते हैं। हालांकि पहले मेथड से भी हमने अप्रोक्सीमेट करके चीजों को एक्यूरेट किया, बट सेकंड मेथड से एब्सोल्युटली एक्यूरेट हो गया, 100% एक्यूरेट हो गया। अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज भी होते तो भी हम निकाल लेते। क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is saying a sum of money increases by 16 and 2/3% in 6 months at a certain rate of interest compounded annually. 16 and 2/3% से का इंटरेस्ट मिल रहा है किसने, 6 मंथ्स में मिल रहा है, 6 मंथ्स में अमाउंट इंक्रीज कर रहा है 16 एंड 2/3% से, और कंपाउंडिंग एक्चुअल में एनुअल हो रहा है। तो अगर 16 एंड 2/3% से 6 मंथ्स में इंक्रीज कर रहा है तो हमारा रेट परसेंट कितना आ जाएगा, क्योंकि रेट परसेंट एनुअल होगा, सो दैट विल बी डबल ऑफ दिस वैल्यू, इस वैल्यू का डबल होगा, सो दैट विल बी 33.33%। Is that it? So, यानी कि 1/3 per annum. The money is divided into 3 parts such that first part is invested for 1 year, second part is invested for 2 years, and third part is invested for 3 years. And amount received in each case are same. So find the ratio of the 3 parts invested initially in the respective order. माना पहला पार्ट A है, सेकंड पार्ट B है, और थर्ड पार्ट है C। फर्स्ट पार्ट को इन्वेस्ट किया है 1 ईयर के लिए, तो कितना मिलेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है 1/3 का, तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1 + 1/3, यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो आफ्टर 1 ईयर द अमाउंट विल बी 4/3A।
सेकंड पार्ट को इन्वेस्ट किया है 2 ईयर्स के लिए, सो अमाउंट हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 4/3 है, तो दिस विल बी 4/3 का होल स्क्वायर इनटू बी एंड दीज टू शुड बी इक्वल। और थर्ड पार्ट को इन्वेस्ट किया 3 ईयर्स के लिए, सो दिस विल बी सी इंटू 4/3 का होल क्यूब, दीज थ्री शुड बी इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट आ गया 4a/3 दैट इज इक्वल टू 16b/9 एंड दैट इज इक्वल टू 64c/27। और हम ऑलरेडी रेशियो प्रोपोर्शन में बात सीख चुके हैं कि अगर हमारा वैल्यू दिया है a/5 इज इक्वल टू b/7 इज इक्वल टू c/8, लेट अस से अगर abc का a/5 इज इक्वल टू b/7 इज इक्वल टू c/8, तो क्लियरली हमें पता है कि abc का रेशियो क्या होगा, दैट विल बी 5:7:8। तो यहाँ पे 4 को भी हम ऊपर से नीचे लेके चले जाते हैं, ठीक है। सो दिस विल बिकम a/3/4 दैट इज इक्वल टू b/9/16 एंड दैट इज इक्वल टू c/27/64, यानी abc का रेशियो आ जाएगा 3/4:9/16:27/64। क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर है? तो रेशियो ऑफ a b एंड c विल बी 3/4, ठीक है। ये तो बस समझाने के लिए लिखा था, तो इसको रिमूव कर देते हैं, बस समझाने की बात थी। ओके, तो abc का रेशियो आ रहा है 3/4:9/16:27/64। अब डिनोमिनेटर की वैल्यूज को रिमूव करने के 64 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो दिस विल बिकम 3 × 16 48:9 × 4 36:27 48:36:27 दैट विल बी अवर आंसर ऑफ रेशियो ऑफ a b and c इन द रिस्पेक्टिव ऑर्डर। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है। अगर ऑप्शंस गिवन होते हैं इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शंस गिवन होते तब हम कैसे करते हैं इसको, ऑप्शंस भी एलिमिनेट करके थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते थे। देखो अगर ऑप्शंस गिवन होते, फर्स्ट पार्ट को हम सिर्फ 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और तब भी वो इक्वल हो जा रहा है सेकंड पार्ट के, जबकि सेकंड पार्ट को ज्यादा टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली फर्स्ट पार्ट इनिशियली शुड बी हाईएस्ट। जिसको सबसे कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे दैट पार्ट शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है। और जिसको सबसे ज्यादा पार्ट के लिए इन्वेस्ट करेंगे दैट पार्ट शुड बी मिनिमम, यानी कि क्लियरली ए मस्ट बी द मैक्सिमम वैल्यू एंड सी मस्ट बी द मिनिमम वैल्यू इन द प्रेजेंट कंडीशन। तो ऑप्शंस में हम ये इससे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि ए बी सी में ए शुड बी मैक्सिमम, सी शुड बी मिनिमम। कई सारे ऑप्शंस उसी से एलिमिनेट हो जाते हैं कई बार। ओके क्लियर? नहीं होते तो फिर सॉल्व करना तो आता ही है। A person bought a refrigerator. Next question. A person bought a refrigerator worth rupees 22,800 with 12.5% interest compounded annually. At the end of the first year, he paid rupees 8650, and at the end of the second year, he paid rupees 9125. How much will he have to pay at the end of third year to clear the debt? थर्ड ईयर के एंड में कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? परचेज किया है रेफ्रिजरेटर वर्थ रुपीज 22,800, 12.5% का इंटरेस्ट है। ओके, तो 12.5% इज 1/8, 1/8 है। इनिशियली परचेज किया है, परचेज वैल्यू है 22,800, तो दिस इज द लोन, क्योंकि इनिशियली कुछ अमाउंट पे तो किया नहीं है, डाउन पेमेंट तो कुछ भी नहीं किया, जीरो किया है, तो लोन है 22,800 का। इंटरेस्ट कितना इस पे ड्यू हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर? 1/8 का इंटरेस्ट लगेगा, तो 2 to 8/8 कितना होता है? ठीक है, कितना अमाउंट आएगा? 2 आया, तो दिस विल बी प्लस 2850, isn't it so? प्लस 2850 ऐड हो जाएगा, so this will become 25,650 rupees due after first year, after year 1, and in the first year, at the end of the first year, he paid rupees 8650. तो 8650 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, इतना अमाउंट तो पे कर दिया है, तो जितना भी पे कर दिया है वो हमारा टोटल अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि अब इंटरेस्ट रिमेनिंग अमाउंट पे लगेगा, तो रिमेनिंग इज 25,000 माइनस 8,000, 17,000, दिस इज द रिमेनिंग अमाउंट। ओके, तो अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा? 1/8 का, 17,000 का 1/8 कितना हो जाएगा? तो दैट विल बी 2,125, so that will be 19,125 amount due after second year। और इसमें से भी कितना पे कर दिया? 9125 हैज बीन पेड, तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी 10,000, और 10,000 पे 1 ईयर का इंटरेस्ट होगा 1250 रुपीज ओनली, टोटल अमाउंट ड्यू विल बी 11,250 रुपीज at the end of the third year, so this much must be paid. Option D will be the answer. 11,250 must be paid at the end of the third year to clear the debt. Okay, ठीक है। So these are all the questions. I believe
इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो मेक श्योर टू आस्क अबाउट दैट क्वेश्चन। अगर सेशन पसंद आया, समझ में आया, तो सेशन को लाइक जरूर करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। साथ में यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADITYAKT for any queries or concerns regarding your preparation. That's all for this session, and from next session we'll be starting time, speed and distance. So that's all for this particular session. Okay, bye bye, take care and keep learning.